हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द प्रोज लेसन द लॉटरी टिकट रिटन बाय एंटन चेखोव। ये डिग्री 4th सेमेस्टर के सिलेबस में आता है। आज हम इस प्रोज लेसन की फुल समरी को समझेंगे। लाइन वाइज अब इस समरी को समझते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, रशियन प्लेराइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेखोव was well known. He was born in 1860 and died in 1904. He is regarded as one of the best writers of short stories in all of literary history. Chekhov made a significant artistic contribution and his works are praised for their rich humor, deep understanding of human nature, and diverse range of characters. His experience in medicine had a significant impact on his writing, since he frequently used clinical accuracy and empathy to portray people's lives in a variety of situations. यानी कि एंटन चेखोव जो थे वो बहुत ही मशहूर रशियन प्लेराइट थे, यानी कि वो बैक स्टेज प्लेस लिखते थे एंड शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे। एंड उनका जन्म जो है वो 1860 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1904 में हो गई थी। और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में उन्हें बेस्ट राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के नाम से जाना जाता है। एंटन चेखोव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अपने कामों को लेकर, और उन्हें प्रेज भी मिलता था, तारीफ भी मिलती थी अपने रिच ह्यूमर की वजह से। यानी कि उनकी कॉमिक टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी लिटरेचर में। उन्हें डीप अंडरस्टैंडिंग थी, वो गहराई से समझते थे इंसान के नेचर को। एंड उनकी कहानियों में वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे, यानी कि डाइवर्स कैरेक्टर्स। और उनका जो एक्सपीरियंस था मेडिसिन को लेकर, दवाइयों को लेकर, उसने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाला उनकी राइटिंग पर। असर हुआ उनकी राइटिंग पर मेडिसिन का। वो अक्सर क्लिनिकल एक्यूरेसी को इस्तेमाल करते थे। क्लिनिकल एक मेडिसिन से रिलेटेड वर्ड है, और क्लिनिकल एक्यूरेसी यानी कि वो ट्रीटमेंट और डिसीजंस के बेसिस पर आउटकम लगा लेते थे कि किस तरह का क्लिनिकल आउटकम आएगा इस ट्रीटमेंट का, इस इलाज से क्या रिजल्ट आ सकता है। तो वो अक्सर रिजल्ट का अंदाज़ा इवेल्युएट कर पाते थे। एंड वो एम्पैथी का इस्तेमाल करते थे। एम्पैथी यानी कि जब आप दूसरों की जगह पर अपने आप को रख कर देखते हो और उनके दर्द को महसूस करते हो, तो ये एक तरह की लाइफ स्किल होती थी जिसे वो यूज़ कर लोगों की जिंदगियों को बताते थे अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। Ivan Mitrich and his wife live an ordinary middle-class life, but everything changes when they discover that the series number on their lottery ticket matches the winning one. With the potential to win 75,000 rubles, their minds start racing with dreams of the luxuries that could become theirs. Excitement fills their hearts as they imagine leaving behind their mundane lives for a world filled with travel, beautiful estates, and carefree living. अब इस कहानी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है इवान मित्रिच। मित्रिच इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज डी इसमें साइलेंट है, सो इट्स इवान मित्रिच। सो इवान मित्रिच अपनी वाइफ के साथ एक बहुत ही सीधी सादी मिडिल क्लास लाइफ जी रहा है। एंड सब कुछ अचानक से चेंज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस सीरीज नंबर का लॉटरी टिकट उसके पास है वो मैच करता है विनिंग नंबर से, और जो विनिंग अमाउंट है वो है 75,000 रूबल्स। और उसका दिमाग चलने लगता है, बहुत ही स्पीड में चलने लगता है। वो ख्वाब देखने लगता है एक लग्जरियस लाइफ जीने के, जो कि लाइफ उसकी हो सकती है। सो इवान और उसकी बीवी का दिल खुशी से भर जाता है। वो इमेजिन करते हैं कि वो अपनी ये रोज़मर्रा की जो मंडेन लाइफ है, यानी कि डेली रूटीन की जो बोरिंग सी लाइफ है, वो पीछे छोड़ कर जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो दुनिया भर में ट्रैवल कर सकते हैं, ब्यूटीफुल एस्टेट्स में रह सकते हैं। ब्यूटीफुल एस्टेट यानी कि एक बहुत ही लार्ज एरिया ऑफ लैंड जहाँ पर एक बड़ा सा घर है और वो उनका है, और एक बेपरवाह सी खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। केयर फ्री लिविंग। Initially, these dreams bring them closer together as they share visions of a better future. They imagine touring Europe, buying fashionable clothing, and hosting lavish parties. The drudgery of daily life seems like a thing of the past, and they are united in their fantasies. तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन्होंने लॉटरी टिकट जीत ली है, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो एक साथ क्लोज आते हैं और एक दूसरे के साथ अपने फ्यूचर का विजन शेयर करते हैं कि कितना अच्छा फ्यूचर होगा हमारा। हम यूरोप की टूर करेंगे, यूरोप घूमेंगे, बहुत ही अच्छे फैशन के कपड़े पहनेंगे और महंगी पार्टीज को थ्रो करेंगे, होस्टिंग लैविश पार्टीज। और अब उन्हें लगता है कि ये जो डल वर्क है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, वो तो अब पास्ट की बात है। एंड वो दोनों एक साथ अपने फैंटेसीज के बारे में सोचने लगते हैं, यानी कि इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। However, as the day wears on, their fantasies begin to turn selfish. Ivan starts to think about how his wife might waste the money on trivial things, while she grows concerned that he might gamble it away or make unwise investments. The unity they felt earlier starts to crumble and is replaced by distrust and resentment. They begin to argue over imaginary scenarios, each growing more bitter and angry at the other.
तो बहरहाल जैसे भी दिन बीतता जा रहा था स्लोली, उसी तरह उनकी जो फैंटेसीज है, जो ख्वाहिशात वो लोग एक साथ मिलकर डिस्कस कर रहे थे, वो चेंज होने लगे, वो और दोनों खुदगर्ज होने लगे। इवान तो ये सोचने लगा कि कैसे उसकी बीवी जो है वो पैसों को वेस्ट करेगी ट्रिवियल चीज़ों के ऊपर। ट्रिवियल का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू बिल्कुल ही लो हो या कम हो। और दूसरी तरफ उसकी बीवी ये सोचने लगी कि इवान इन पैसों को गैम्बलिंग में लगा देगा और खो देगा। गैम्बलिंग यानी कि आप कुछ पैसे लगाते हो ज़्यादा पैसे जीतने की उम्मीद में, लेकिन कभी कभी वो आप हार भी जाते हो। तो उसकी बीवी सोचती है ये तो गैम्बलिंग में पैसे उड़ा देगा और पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और अनवाइज इन्वेस्टमेंट्स करेगा, यानी कि गलत जगह पर वो इन्वेस्ट कर देगा पैसे और पैसों का नुकसान कर देगा। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ की जो यूनिटी थी वो धीरे धीरे क्रम्बल होने लगी। क्रम्बल यानी कि ब्रेक होने लगी। दोनों में एक तरह का डिस्ट्रस्ट पैदा हो चुका था। डिस्ट्रस्ट यानी कि वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, और दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा भी आ रहा था, यानी कि रिसेंटमेंट, कि उन्हें वो बातें माननी होगी जो कि उन्हें पसंद नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से इमेजिनरी सिचुएशंस के ऊपर आर्ग्यू करने लगे, यानी कि माइंड में सोचने लगे सिचुएशंस को और एक दूसरे से लड़ने लगे, और नफरत बढ़ती गई और एक दूसरे के प्रति गुस्सा भी बढ़ता गया। As they start to look at each other with hatred, the dream that once brought them joy now becomes a source of contention. Their once loving relationship is strained to the breaking point as they each see the other as a threat to their newfound fortune. अब दोनों इवान और उसकी वाइफ एक दूसरे की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। जो ख्वाब उन दोनों ने साथ में देखा था और जो ख्वाब उन्हें जॉय देता था, वो अब उनके कंटेंशन की वजह बन गया। कंटेंशन का मतलब होता है हीटेड आर्ग्यूमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट्स। उनके प्यार भरे रिश्ते में अब स्ट्रेन आ चुका था, यानी कि टेंशन और टायर्डनेस आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि वो टूट भी सकता था, क्योंकि अब वो एक दूसरे को नुकसान समझने लगे, खतरा समझने लगे अपने नए फॉर्च्यून के लिए, यानी कि जो लॉटरी टिकट उन्होंने जीता है उन पैसों के लिए। In the end, the bubble burst when Ivan Mitrich finally checks the full winning number and finds that they didn't win after all. The luxurious dreams disappear in an instant, leaving them with their ordinary lives now tainted with irritation, disappointment and a sense of unfulfilled desire. तो एंड में होता यह है कि बबल बर्स्ट हो जाता है, यानी कि इवान जो है वो फाइनली चेक करता है अपने लॉटरी टिकट के ऊपर, और वो गौर से देखता है कि उन्होंने तो लॉटरी जीती ही नहीं है। तो अब उनके जो ऐशो आराम के जो सारे ख्वाब थे वो सब कुछ डिसअपियर हो चुका है, एंड वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में है, और अब इस ऑर्डिनरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, अफसोस है, एंड एक चीज़ के उनके जो ख्वाब थे वो अधूरे रह गए। अ सेंस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। यहाँ पर टेंटेड का मतलब है कंटामिनेटेड, यानी कि भर चुके थे पोल्यूशन के साथ, और पोल्यूशन यहाँ पर है इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, रिश्ते का पोल्यूशन है ये। The story serves as a powerful commentary on human nature, highlighting how quickly dreams can turn into nightmares when greed and selfishness take over. The once loving couple's relationship is damaged, perhaps beyond repair, by the allure of wealth that was never theirs. It's a sobering reminder of the importance of keeping perspective and valuing what we have rather than being consumed by what we don't. The lottery ticket, once a symbol of hope, becomes a metaphor for the destructive power of materialistic desire. ये जो स्टोरी है वो एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री है, यानी कि इसमें ताकत है कि वो चेंज कर सके कमेंट्स के जरिए या एनोटेशंस के जरिए या फिर एक्सप्लेनेशंस के जरिए इंसान के नेचर को, और हाईलाइट करता है कि कितनी जल्दी जो ख्वाब है वो रात के डरावने ख्वाबों में बदल जाते हैं, ग्रीड यानी कि लालच की वजह से, और खुदगर्जी की वजह से, यानी कि सेल्फिशनेस की वजह से। जिस कपल का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था वो अब डैमेज हो चुका है, इतना ज़्यादा उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचा है कि वो रिपेयर भी नहीं कर सकते अब अपने रिश्ते को। उन्होंने अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाया है उस दौलत के लिए जो कि कभी उनकी थी भी नहीं। एल्योर ऑफ वेल्थ, यानी कि पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वेल्थ, दौलत की कशिश। ये एक सोबरिंग रिमाइंडर है, सोबरिंग यानी कि सीरियस रिमाइंडर है कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने पर्सपेक्टिव को ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए, यानी कि अपने इरादों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और अपनी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचें जो कि हमारे पास है ही नहीं। और यहाँ पर लॉटरी टिकट जो कि एक वक्त पे एक सिंबल था, एक चीज़ थी, उम्मीद की चीज़ थी, वो अब एक मेटाफर बन चुका है, यानी कि अब वो कोई उम्मीद की चीज़ नहीं रही, वो एक डिस्ट्रक्टिव ताकत है, यानी कि ऐसी ताकत जो कि तबाह कर सकती है, ऐसी ताकत जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ख्वाहिश से बनती है। डिग्रीज 4th सेमेस्टर की सारी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यू कैन कंप्लीट योर होल सिलेबस एंड डू टेल मी कि आपको ये स्टोरी लॉटरी टिकट कैसी लगी। Don't forget to hit the bell icon so that you be notified each time I upload a very important video for Degree Semester 4.